नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 132 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हम 4 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है टिप्पणी करने के ऊपर। तो देखो, जो टिप्पणी करने के क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर के होते हैं और एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे टॉपिक है वो है पल्लव वास्तुकला, अजंता के भित्ति चित्र, तराइन के युद्ध और पांडेय राजवंश। तो सबसे पहले चलो हम समझते हैं कि पल्लव वास्तुकला। तो देखो, वास्तुकला का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वास्तुकला का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र की बसावट किस प्रकार की है, वहाँ के मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, यानी कि धार्मिक स्थलों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, घरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है। तो आप कहीं की भी वास्तुकला के बारे में आप लिख रहे हो तो आपको यही बताना है कि वहाँ पर धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से बनाया गया है, वो किस शैली के हैं, घरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, सड़कों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। ये सारी चीज़ें वास्तुकला में आती हैं। अब आपसे किसकी वास्तुकला के बारे में पूछ रहा है, वो पल्लव वास्तुकला के बारे में। तो जो पल्लव राजा थे, ये दक्षिण भारत से इनका संबंध था। तो जब आप पल्लव राजवंश की वास्तुकला के बारे में लिखते हैं तो आपके माइंड में दक्षिण भारतीय क्षेत्र आना चाहिए। तो पल्लव राजवंश 4th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में दक्षिण भारत पर शासन करते हैं। मतलब पूरे दक्षिण भारत पर नहीं, उसके कुछ क्षेत्रों पर शासन करते हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। इन लोगों ने, यानी कि पल्लव राजाओं ने, शैववाद को भी बढ़ावा दिया था, वैष्णव परंपरा का भी सम्मान किया था और जैन परंपराओं का भी सम्मान किया था और इससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर को बनवाया था। पल्लव वास्तुकला की मुख्य विशेषता यह है कि चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, अगर आप महाबलीपुरम का पंचरथ मंदिर देखोगे तो यह वहाँ की वास्तुकला की बारीकियों को आपको दिखाएगा और वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में बताएगा। ये वहाँ का रथ मंदिर है। ऐसी पल्लव वास्तुकला में गुफा मंदिर बड़े फेमस थे। इन्होंने क्या करा, चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया और वहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि कांचीपुरम का गुफा मंदिर। मंदिरों के ऊपर बड़े बड़े शिखर बनाए गए, प्रवेश द्वार यानी कि गोपुरम भी बनवाए गए। इतना ही नहीं, विष्णु और शिव जी की जो पूजा के लिए अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से पल्लव वास्तुकला ने चोल कलाओं पर, चालुक्य राजाओं की कला पर और द्रविड़ शैली पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तो कुल मिलाकर आपको बस ये बताना है कि पल्लव वास्तुकला का संबंध दक्षिण भारत से है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पल्लवों ने 4th से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में शासन किया था। इनकी वास्तुकला में सबसे खास बात यह है कि इन्होंने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया है। एग्जाम्पल है रथ मंदिर, गुफा मंदिर, शिखर और गोपुरमों का जो निर्माण करवाया है। वैष्णववाद, शैववाद और जैन परंपरा को इन्होंने समर्थन दिया है। अगला टॉपिक है हमारा अजंता के भित्ति चित्र। तो अजंता की गुफाएं अगर आप देखने जाओगे तो महाराष्ट्र में मिलेंगी आपको। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक जबरदस्त नमूना है ये। 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 5th से 6th सेंचुरी तक के बीच में बनी है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान की परंपराओं से ये प्रेरित हैं। इन गुफाओं में भित्ति चित्र बने हुए हैं। विशेषताएं इनकी यह है कि ये बौद्ध धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं और उनकी कहानियों पर आधारित हैं। बुद्ध के पिछले जन्मों और उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए वैसंतरा जातक जो था उसकी कथाओं को भी यहाँ दर्शाया गया है। भित्ति चित्र में रंगों का प्रयोग, प्रकाश और परछाई का बेहतरीन प्रयोग है, जिससे हमें चित्रों की गहराई के बारे में पता चलता है। ऐसा लगता है कि ये मूर्तियाँ कुछ बोल रही हैं। ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में शो किया गया है इसमें। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, सिंथेटिक रंगों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। महत्व यह है अजंता की भित्ति चित्रों का कि ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें बताती हैं और भारतीय आर्ट एंड कल्चर का एक जबरदस्त उदाहरण है। अगला था हमारा टॉपिक कि तराइन के युद्धों पर टिप्पणी करो। तो देखो, हमारे इतिहास में तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है 1191 का और दूसरा युद्ध था 1192 का। और ये दोनों युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह युद्ध भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भूत बना दिया था मोहम्मद गौरी का 1191 में। लेकिन गलती ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान से कि उन्होंने इसी युद्ध में इसको नहीं मारा था। अगर ये यहीं पर इसे ख़त्म कर देते तो शायद चीज़ें कुछ और होती। तो ये भाग गया था, उस समय भगोड़ा था। फिर वापस ये आया और बहुत ताकत इकट्ठी करी, इसने बहुत सेना इकट्ठी करी और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ और वहाँ छल से पृथ्वीराज चौहान की इसने जान ले ली। और इस तरीके से ये युद्ध भारत में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ और आक्रमणकारियों को भारत में एंट्री हो गई। तो पहला तराइन युद्ध की बात अगर हम करें तो वर्तमान में हरियाणा में हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। हिंदू राजाओं के सामूहिक प्रयास और पृथ्वीराज चौहान की सैनिक रणनीति के कारण गौरी को हार का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसकी वजह से भारतीय राजाओं में आत्मविश्वास आया।
1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने अपनी हार के बाद सेना को फिर से इकट्ठा किया। इस बार मोहम्मद गौरी ने एक नई रणनीति शुरू करी और भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए और इसने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी है। दूसरे युद्ध के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया है। हिंदू राजाओं की यहाँ पर पराजय हुई है। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद लगातार जो है भारत में विदेशी लोगों का आना जारी रहा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पांड्य राजवंश पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, पांड्य राजवंश भी जो है वो दक्षिण भारत से ही संबंधित है। दक्षिण भारत में चोल वंश, चेर वंश और पांड्य राजवंश जो थे ये बहुत ही प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक थे। खासतौर पर तमिलनाडु के आसपास इनका क्षेत्र था और इनकी राजधानी थी मदुरई। ठीक है, विशेषता ये थी कि पांड्य राजवंश जो थे इन्होंने तमिल साहित्य, संगम साहित्य, कला साहित्य को बढ़ावा दिया। संगम काल के दौरान पांड्य शासकों ने तमिल भाषा को बढ़ावा दिया है। पांड्य शासकों ने शैव और वैष्णव परंपराओं को बढ़ावा दिया है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इसका तगड़ा उदाहरण है। पांड्य राजवंश समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। रोम और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। मोती और मसालों का व्यापार प्रमुख था। राजनीतिक प्रभाव यह है कि इनका जो युद्ध होता था, संघर्ष होता था, वो चोल और चालुक्य राजाओं के साथ होता था। निष्कर्ष ये निकलता है कि दक्षिण भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इन चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आता है टिप्पणी करने के लिए तो आप डेफिनेटली कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन अब 20 नंबर के हिसाब से है कि चोलों के अंतर्गत स्थानीय शासन पर एक लेख लिखिए। तो जब आप चोल साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हो तो 9th से लेकर 13th सेंचुरी के आसपास चोल वंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया और ये बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अर्थव्यवस्था भी इनकी बहुत अच्छी थी और एक लंबे समय तक इन्होंने शासन भी किया है। तो इनके प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो चोल राजाओं ने अपने पूरे के पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट रखा था। वहाँ पर गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसे उर या सभा कहा जाता था। बहुत सारी क्या थी, असेंबलीज थी गाँव की, जो गांव के प्रशासन को संभालती थी, मैनेजमेंट करती थी, टैक्स वगैरह इकट्ठा करती थी और न्याय की व्यवस्था करती थी। तो चोल साम्राज्य में एक जबरदस्त ग्राम प्रशासन था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां उन्होंने प्रत्येक गांव अच्छे से चल सके उसके लिए ग्राम समितियां बना रखी थी और गांव को उर कहा जाता था। ग्राम सभाएं चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। जैसे कि साधारण किसान जो थे वो उर में थे, ब्राह्मणों के गाँव जो थे उन्हें अग्रहार कहा जाता था और व्यापारियों के गाँव को नगरम कहा जाता था। कर इकट्ठा किया जाता था और इसके लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट भी बनाए गए थे और कर से जो पैसा इकट्ठा होता था वो सिंचाई में प्रयोग किया जाता था, जल निकासी में प्रयोग किया जाता था, बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे, किसानों और बस्तियों का संचालन किया जाता था, जो लड़ाई झगड़े होते थे उनके विवादों का निपटारा किया जाता था, मंदिरों का मैनेजमेंट किया जाता था। चोल प्रशासन में चुनाव प्रणाली भी थी। वहाँ पर एक स्थानीय कमेटी थी जिसका नाम था कुडवोलाई और जो व्यक्ति योग्य होता था, शिक्षित होता था, उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। चोल की अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग क्या होते थे, खुद ही डिसिप्लिन में रहते थे, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। गांव वाले सीधे भागीदारी करते थे, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है इन्होंने लोकतंत्रात्मक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया है। चोलों की जो नीति थी वो भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और समाज में क्या परिवर्तन आए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यानी कि जब भारत में गुप्त काल खत्म हो रहा था तो उस दौरान का जो समय था वो उत्तर गुप्त काल कहलाता है। इस दौरान इंडिया की इकोनॉमी पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जब आप उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ते हो तो पहले आपके माइंड में टाइम जोन आना चाहिए। वो टाइम जोन है 6 से लेकर 8th सेंचुरी के आसपास। ये भारतीय इतिहास में एक संक्रमण काल था जहाँ गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा है और छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत आ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी कोई भी एक बड़ा राजा नहीं है जो इतने बड़े क्षेत्रों को संभाल सके और भारत पे बाहरी आक्रमण होने शुरू हो चुके हैं। तो उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? कृषि प्रणाली में बदलाव आ गए। गुप्त काल के बाद सामंतवाद की शुरुआत हुई। सामंतवाद का मतलब है जैसे ये पूरा एरिया पहले गुप्त राजाओं के अंडर में है, तो ये जो छोटे छोटे एरिया जिन लोगों को चलाने के दिए गए थे ये अपने अपने एरिया में राजा बन गए। अब भूमि को अनुदान दिया जाने लगा, कृषि को बढ़ावा हुआ, किसानों का शोषण हुआ, बड़े पैमाने पर सामंत जो थे वो कर लगाने लगे। उत्तर गुप्त काल में राजनीतिक अस्थिरता हुई,
व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए। जहां गुप्त काल में व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया गया था ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले, अब बड़े पैमाने पर लुटेरों ने, डाकुओं ने इस क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आई। क्योंकि अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं होंगे तो व्यापार कैसे होगा। अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, व्यापार के सोर्सेज घट गए। गुप्त काल में सोने की मुद्रा चलती थी, वो धीरे धीरे करके कम हो गई और अब चांदी और तांबे के सिक्के चलने लग गए, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी इस दौरान क्या हो गई, कमजोर हो गई। सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, यानी कि सेंट्रलाइज पावर खत्म हो गई और छोटे छोटे स्टेट उभरने लगे। समाज में भी परिवर्तन आने लगा। सामंत जो थे वो शक्तिशाली हो गए, जाति व्यवस्था और कठोर हो गई, ब्राह्मणों का दबदबा हो गया। महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन गिर रही थी और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और शैववाद और वैष्णव परंपराएं मजबूत हो रही थी। किसानों का शोषण हो रहा था उत्तर गुप्त काल में बड़े पैमाने पर। सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ रही थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर गुप्त काल में समाज और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सामंतवाद का उदय हुआ, भारी आक्रमण होने शुरू हो चुके थे। जो पहले सोने की मुद्राओं में व्यापार हो रहा था वो अब चांदी और तांबे की मुद्राओं में हो रहा है। सामाजिक ढांचा पूरी तरीके से हिल चुका था, जाति व्यवस्था और ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन भी आया आप कर दोगे। अब हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि लगभग 700 से 1200 सीई के दौरान कृषि संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो देखो भाई 8 क्वेश्चन यहाँ पर थे और 4 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। टोटल 12 क्वेश्चन है आपके पास, इसी में से पेपर आएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में कृषि संबंध कैसे थे भारत में। तो देखो 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में भारतीय इतिहास में हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा था, तो कृषि संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। यही वो समय था जब भारत में सामंती व्यवस्था शुरू हो रही थी और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई थी। भूमि बड़े पैमाने पर दान दी जा रही थी। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को मंदिर निर्माण के लिए, सैनिकों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दी जा रहा था। क्यों? क्योंकि सैलरी के बदले भूमि दी जा रही थी। सामंती व्यवस्था मजबूत हो गई। सामंती व्यवस्था का मतलब है जैसे पूरा एरिया है, यहाँ पर राजा है, वो क्या करेगा, इस छोटे छोटे एरिया को बांट देगा ताकि ये लोग यहाँ पर कंट्रोल करें। जो व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है वो सामंत है। हालांकि हमारे यहाँ इसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो 700 लेकर 1200 के बीच में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। जहाँ पहले किसान राजा के प्रति उत्तरदायी था, अब वो इनके प्रति उत्तरदायी हो गया। और जो ये सामंती था ये राजा और किसान के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था। किसानों का उपज का बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में चला जाता था और वो सामंत राजा खा जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कृषि पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर थी। नहरें, तालाब और जो है जलाशयों का निर्माण तो करवाया गया, लेकिन उसका उतना प्रॉफिट किसानों को नहीं हुआ जितना होना चाहिए। धान, जौ, गेहूं और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें थी। मंदिर और मठों का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया गया। किसानों पर भारी कर लगाया गया और इस तरीके से किसानों का इस दौरान बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। उत्तर भारत की बात करोगे चाहे दक्षिण भारत की बात करोगे, कृषि से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आगे बढ़ा, बट किसानों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। तो अगर 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में किसानों की बात करें तो आप उनके बारे में बताएंगे कि इस दौरान जो कृषि व्यवस्था थी वो बड़ी शोषणकारी थी। तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि BHIC 132 में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे, बट ध्यान रहना आपको तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी कि तीनों वीडियो में हमने 4-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और टोटल 12 क्वेश्चन हो गए हैं। इन 12 में से आप 5 क्वेश्चन करके आओगे और डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, देख लेना आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।